श्योर आप सब लोग रनिंग नोट्स बनाते हैं। कुछ लोगों में कई बार आदत होती है, नहीं नहीं हमें नहीं बनाने नोट्स, ऐसा मत कीजिए। जस्ट ओवरकम दैट हैबिट। अगर आपको ऐसी आदत है नोट्स ना बनाने की तो वो गलत बात है। रनिंग नोट्स बनाइए, शॉर्ट में लिखिए, बेशक लिखिए जरूर, राइट। लिख लिख के जब चीजें हम याद करते हैं ना, तो वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती है। चलिए जी, बिना किसी रुकावट की आज का ये सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है जी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बहुत सारी बातें हम सीख चुके हैं, कई बातें आज हम सीखेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो जी, ऑल द बेस्ट। देखते हैं जी आज क्या है हमारे पास। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं, एक हल्का सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में क्या पढ़ा था अपने पिछले सेशन में। ठीक है जी, हम इतना जानते हैं कि पानी जो एक प्लांट, एक पौधा जमीन से सोखता है, वो उसके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है और वेपर्स की फॉर्म में जो भी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो ब्रांचेस हैं, चाहे वो लीव्स हैं, वहां से पानी का वाष्पीकरण कह लीजिए या वेपोरेशन जो है वो हो जाता है। जितना भी पानी एक पौधा सोख रहा है उसका बहुत ही कम परसेंटेज वो खुद इस्तेमाल करता है, बाकी सब वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। सो देखते हैं जी हमने क्या पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में। लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from the aerial parts of the plant. Aerial part से क्या मतलब है? जमीन में तो रूट है, जड़ है, उससे ऊपर जितने भी हैं हवा में जो है, चाहे उसका तना है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं, हर जगह से जो है ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे जी कौन कौन सी जगह से हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पढ़ा था ना हमने। क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, राइट, याद है सबको। लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन एंड बार्क ट्रांसपिरेशन। क्या मुझे बता सकते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? इज इट बार्क, इज इट स्टोमेटा, इज इट द क्यूटिकल, इज इट द लेंटिसल्स? कैन यू टेल मी द आंसर? मैक्सिमम कौन सा था, याद करके देखिए। यस, यू गॉट इट राइट, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा था, गार्ड सेल्स के बारे में जाना था, टर्जिड कैसे होते हैं, फ्लैसिड कैसे होते हैं, याद है नहीं सारी बातें? कैसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रिगर कर देती है स्टोमेटा की फंक्शनिंग को। ओके, सो लिखा है जी हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन चार प्रकार का है। क्लियर जी? चलिए आगे देखते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल्स आपसे इसकी नहीं पूछी जाएंगी। सो मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैनोंग्स पोटोमीटर, राइट? व्हाट इज गैनोंग्स पोटोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the rate of transpiration. Basically rate of water intake कैसा है उसी से हम relate कर लेते हैं इस चीज को। The movement of water bubble gives the rate of transpiration. समझिए क्या है सीन इसमें। आप देखिए गैनोंग्स पोटोमीटर का टोटल अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं। हमें क्या करना है, अ कट प्लांट स्टेम इज सील्ड इनटू द पोटोमीटर। नाउ पोटोमीटर के एक तरफ के हिस्से में हम एक यंग प्लांट स्टेम ले लेते हैं, फ्रेश हो जो बिल्कुल, उसका एक छोटा सा हिस्सा काट करके, अच्छा उसमें लीफ भी होने चाहिए, पत्ते भी हैं साथ में, उसको हम पोटोमीटर में लगा देते हैं। कॉर्क के थ्रू लगा सकते हैं, एक रबर बैंड लगा के टाइटली उसको सील कर देते हैं। ठीक है जी। एक बीकर आप देख पा रहे हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, राइट। एक कैपिलरी ट्यूब अटैच्ड है। एयर बबल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ट्यूब। एक एयर बबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीव्स के जरिए, हमने लीफ लिया है यहां पे, राइट जी, तो पानी का स्तर आगे 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 बढ़ेगा और वो एयर बबल आगे आगे मूव करता रहेगा। उसी की मूवमेंट से कितना डिस्टेंस उसने पर यूनिट टाइम आगे ट्रेवल कर लिया है, जिससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि भाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है प्लांट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, गैनोंग्स पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर है इतना?
लिख लिया जी आपने ये सेंटेंस, गैनोंग स्पोटोमीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। अब आप भी हेडिंग देके लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, लाइट, टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, ह्यूमिडिटी, कितनी सारी बातें हैं इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, जो ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करती हैं। वन बाय वन हम ये लिखते जाएंगे। सबसे पहले पहला फैक्टर लाइट, राइट? In general, as the light intensity increases, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, अंडरलाइन कर रहा हूं, बात हो रही है लाइट इंटेंसिटी की। इन जनरल, as the light intensity increases, the rate of transpiration also increases. कब तक? Till, until all stomata are open. ठीक है, अगर हम इसको एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करके दिखाएं, एक एक्सिस पे हमने लाइट इंटेंसिटी ले लिया, दूसरे एक्सिस पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है जी, लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से हम देख रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है। इनडेफिनेटली नहीं बढ़ता रहेगा, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है, एक लिमिट आ जाता है इसमें। कब? Until all the stomata are open. ठीक है जी, पहला फैक्टर हमने क्या लिख लिया? लाइट। उसके आगे एक सिंपल एरो डाल के लिख लिया इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, उसका नतीजा है इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर है जी? दूसरा फैक्टर देखें, दूसरा फैक्टर है तापमान यानी टेम्परेचर। तापमान जैसे जैसे बढ़ता गया, मान लीजिए भाई सुबह से अगर हम लेके चले, राइट, इन जनरल अगर एक फील्ड में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सूर्योदय हुआ, धीरे 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 जब सूरज बिल्कुल ऊपर आपके सिर के ऊपर आ गया, दोपहर के टाइम पे कड़क गर्मी है जिस समय, तो तापमान के बढ़ने से क्या हो रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे क्या असर पड़ रहा है, देखते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना कॉजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिंपल, लाइट वाला फैक्टर भी यही था, इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर में भी इंक्रीज इन टेम्परेचर से इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ना बहुत ज्यादा हाई हो गया अगर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर स्टोमेटा नॉर्मली रिमेन्स क्लोज, देयरबाय डिक्रीजिंग द ट्रांसपिरेशन। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो गया तो प्लांट में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई शरीर का सारा पानी ही खत्म कर दे, इतना ज्यादा बढ़ जाए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट आ जाएगा और स्टोमेटा जो है फिर वो बंद होने लगी। राइट जी? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। फैक्टर नंबर 3, CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। एन इंक्रीज बिलो द नॉर्मल लेवल कैन कॉज स्टोमेटल क्लोजर। नाउ आप देखिए भाई, तापमान बढ़ा, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ने लग जाएगा उसमें। अब फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रिलेशन है यहां भी, है ना? सो जैसे जैसे हमने कहा कि भाई टेम्परेचर बढ़ा है, एक लिमिट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी प्लांट में बढ़ने लगेगा, तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज होने लगेंगे। एन इंक्रीज बिलो द नॉर्मल लेवल कैन कॉज स्टोमेटल क्लोजर। लोअर कंसंट्रेशन यूजुअली इंड्यूसेस स्टोमेटल ओपनिंग। अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो स्टोमेटा जो है वो खुल जाएंगे। एक पर्टिकुलर लेवल की बियॉन्ड जाएगा CO2 तो स्टोमेटा जो है वो बंद होने लगे। इंटरनल फैक्टर्स में देखते हैं, तो अभी हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लिए, है ना? इंटरनल फैक्टर्स में हायर लीफ एरिया मींस हायर ट्रांसपिरेशन। दो लीफ साइजेस कंपेयर करके दिखाए गए हैं, एक आपको छोटा नजर आ रहा है, एक आपको बड़ा नजर आ रहा है ना? स्मॉलर एंड द बिगर वन। ऑब्वियसली बात है, जहां पे ओवरऑल सरफेस एरिया ज्यादा है, हायर लीफ एरिया है, सो हायर विल बी द ट्रांसपिरेशन, राइट? डायरेक्ट रिलेशन है ये तो। क्यूटिकल अगर बहुत ज्यादा थिक है, वो जो लेयर है क्यूटिकल, अगर वो थिक है, थिकर द क्यूटिकल लोअर इज द ट्रांसपिरेशन, राइट जी? ज्यादा थिक क्यूटिकल, ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है जी, लीव्स का रोलिंग होना, ट्विस्टिंग होना, दैट आल्सो डिक्रीजेस द ट्रांसपिरेशन। मैं अंडरलाइन कर देता हूं जी, रोलिंग, ट्विस्टिंग ऑफ द लीव्स causes a decrease in transpiration। और जहां पे स्टोमेटा संकन है, जैसा कि डेजर्ट प्लांट्स में होता है,
वहां भी देयर इज डिक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, है ना। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स हैं, पानी की कमी है, उन्हें अपने आप को बचा करके रखना है, तो स्टोमेटा उनमें संकन होते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिक्रीज्ड है। क्लियर है जी। क्या क्या फैक्टर्स डिस्कस कर लिए? लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इसके अलावा ट्विस्टिंग एंड रोलिंग ऑफ द लीव्स, संकन स्टोमेटा, सब फैक्टर्स हमने डिस्कस करे। चलो जी। विंड, हवा, हवा का बहाव जो है अगर वो तेज हुआ तो रिलेट करके देखते हैं, है ना। मान लो ट्रांसपिरेशन हो रखा है और पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें इकट्ठी हैं, हवा का बहाव हुआ, वाष्पीकरण हो गया, वो ड्रॉपलेट्स जो है उड़ गए जी, वहां से बढ़ गया ना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रिलेट हो गई ना दोनों चीजें। देखिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन प्रमोट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। किस प्रकार से? क्योंकि प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं जहां से भी ट्रांसपिरेशन हो रखा है, वेदर इट इज स्टोमेटा, बार्क, क्यूटिकल, लेंटिसल्स, तेज हवा का बहाव अगर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आसानी से उड़ जाएंगे, वहां से इवेपोरेट कर जाएंगे, हट जाएंगे वहां से। सो दैट इज गोइंग टू प्रमोट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। लेकिन नमी अगर ज्यादा है वातावरण में, ह्यूमिडिटी अगर है, देखिए जी, ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर, हाई ह्यूमिडिटी कॉजेज डिक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी अगर नमी है वातावरण में, सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। ठीक है जी। क्लियर है सारे फैक्टर्स? कौन कौन से फैक्टर्स आपने लिखे हैं जल्दी से? आज की क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने रिकॉल करा कि भाई ट्रांसपिरेशन है क्या, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद हमने देखा कि जो ट्रांसपिरेशन है वो कितने प्रकार का होता है, स्टोमेटल, राइट, लैंटिक्यूलर, राइट, क्यूटिक्यूलर एंड बार्क। फिर हमने गैनोंग स्पोटोमीटर की बात करी। गैनोंग स्पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स लिख लिए? चलो बताओ मुझे जल्दी से। लाइट लिखा, टेम्परेचर लिखा, ह्यूमिडिटी लिखा हमने, लीफ का सरफेस एरिया लिखा, विंड, ट्विस्टिंग रोलिंग ऑफ द लीव्स, संकन स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ का सरफेस एरिया, ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड। आगे बढ़ते हैं। इजी है चीजें, रिवाइज करते रहिए साथ साथ, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ध्यान बना के रखिए, कंसंट्रेट होना बड़ा जरूरी है, फोकस होकर के चलना जरूरी है। जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फोकस रहिए, डाइवर्ट मत होने दीजिए माइंड को अपने, है ना। मन जो है वो चंचल है, अक्सर भटकता है इधर उधर, वो उसकी प्रवृत्ति है, वो उसका नेचर है, वो आप नहीं बदल सकते, पर आप अपना फोकस जो है एक जगह पे रख सकते। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। चलिए जी, हेडिंग देंगे क्या है सिग्निफिकेंस ट्रांसपिरेशन का। नंबर 1, ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पिछले सेशंस में भी पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए जो खिंचाव बन रहा है, उसी के जरिए पानी और मिनरल्स अलग अलग जगह तक प्लांट पार्ट्स में पहुंच रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, राइट, पानी भी चाहिए। सो इट प्रोवाइड्स द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस कि प्लांट्स, पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण कर सके। इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जहां भी कहीं कोई चीज इवेपोरेट होती है ना, सो इवेपोरेशन गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। चाहे प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें। देखिए, अगर हम मैमल्स की बात करें, है ना, वी हैव स्वेट ग्लैंड्स, पसीना आता है हमें भी, वी आर मैमल्स। पसीना आने से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है भाई? पसीना आया, स्वेट ग्लैंड्स के जरिए स्वेट बना, जब वो इवेपोरेट कर जाएगा, हल्की सी भी हवा चली, इवेपोरेट हुआ, तो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। इट हेल्प्स टू कीप द गार्ड सेल्स टर्जिड, टर्जिडिटी मेंटेन करता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, पौधा तो प्लांट जो है बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, अपने वजन से भी ज्यादा, तो इतना तो नहीं चाहिए ना, तो वो सारा पानी जो है उसका एक तरह से वाष्पीकरण हो जाएगा, वो ट्रांसपिरेशन के जरिए वेपोरेट हो जाएगा। मिनरल्स जो है प्लांट पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो ट्रांसपिरेशन की कितने सारे फायदे हैं वो आपने देखे। ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, गार्ड सेल्स टर्जिड हैं, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी ट्रांसपिरेशन के जरिए पूरी हो रही है, राइट ना। पानी का बहुत सारा जिक्र कर लिया हम, वाटर से रिलेटेड कितनी सारी डिटेल्स पढ़ ली, किस प्रकार से
पानी जो है वो रूट हेयर से होता हुआ फिर जाइलम में एंटर करके अलग अलग जगहों तक पहुंच जाता है। क्या सिर्फ पानी ही चाहिए? नहीं ना, और भी तो चीजें रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब होती हैं। मिनरल्स भी तो हैं, वो भी शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाए जा रहे हैं। सो व्हाट डू प्लांट्स नीड अदर देन शुगर एंड वाटर? शुगर हो गया, पानी हो गया, और क्या चीजें चाहिए? देखें जी जरा गौर से, और क्या चीजें चाहिए? आवर हेडिंग इज प्लांट्स नीड मिनरल्स। हमें भी तो अपनी डाइट में मिनरल्स चाहिए ना, तो भाई प्लांट्स को भी चाहिए। जैसे लार्ज अमाउंट में जो मिनरल्स चाहिए क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ज्यादा मात्रा, मेजर। कम मात्रा में या मॉडरेट अमाउंट में चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। दोबारा से लिख लेते हैं। What do plants need other than sugars and water? Plants also need minerals. ठीक है, बेसिक कॉम्पोजिशन प्रोटोप्लाज्म की बना करके रखनी है, मिनरल्स के कई तरह के इस्तेमाल होने हैं, सो चाहिए वो जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन है या पैसिव है वो भी हम आगे देखेंगे। सो देयर इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। आप लिख लीजिए लार्ज अमाउंट में ये, वैसे हम मिनरल न्यूट्रिशन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर में। मॉडरेट अमाउंट में चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज मिनरल्स? पानी का एब्जॉर्प्शन तो देख लिया, मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं? सो मिनरल्स होंगे कहां से एब्जॉर्ब? भाई स्वाभाविक सी बात है, जो चीज जमीन के नीचे है, पौधे का पार्ट यानी उसकी जड़, राइट, रूट सिस्टम जो है। अब जरा हम उस पर गौर करते हैं, देखते हैं जी। मिनरल्स जो हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। सॉइल पानी तो दे ही रही है, मिनरल्स भी दे रही है साथ साथ, ठीक है। देखते हैं जी किस प्रकार से है। गौर कीजिएगा जरा, रूट का एनलार्ज्ड व्यू दिखाया गया है और ये है रूट हेयर, एक्सटेंशन जो है एपिडर्मल सेल का, रूट हेयर। और उसके अलावा आपको नजर आ रही है सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मिट्टी में पोर्स भी हैं, तो एयर भी प्रेजेंट है, एरेटेड है वो। वाटर का मूवमेंट देख पा रहे हैं आप रूट हेयर में? रूट हेयर में पानी गया, पानी क्यों गया, कैसे गया, ये बात भी हमने पढ़ी थी कि भाई सॉल्यूट जब जाएंगे, जिस तरफ सॉल्यूट ज्यादा होते गए वहां पे वाटर का पोटेंशियल कम होता गया, तो वाटर अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये पानी का एब्जॉर्प्शन और सॉल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीजें ना इंटर रिलेटेड है आपस। देखते हैं जी, एनवायरमेंट से एपिडर्मल सेल में मिनरल्स किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, हमने एक छोटे हिस्से को एनलार्ज्ड व्यू में आपके सामने दिखा दिया, ठीक है जी। ये है एनवायरमेंट, मान लीजिए भाई ये है सॉइल, है ना। सॉइल में हमने दिखा दी ये वाली चीज जो है हमारी, ये हमने ले लिया कोई भी मिनरल, राइट। एनवायरमेंट क्या है यहाँ पे? एनवायरमेंट हो गया सॉइल। आप भी रफली साथ साथ बना सकते हैं, सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है, तो हमने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा दिखाया है ना, उस मिनरल को हम सॉल्यूट मान के चले हैं, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा दिखा दिया हमने। ये रहा एपिडर्मल सेल, रूट का एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस का। अब यहां पे हमने मिनरल में सिर्फ एक ब्राउन डॉट दिखाया, दूसरी तरफ ज्यादा ब्राउन डॉट्स हैं, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। सब्सटेंसेस विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया। याद कीजिए, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी इस्तेमाल होती है। पैसिव में हमने डिफ्यूजन पढ़ा था ना, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दो बातें पढ़ी थी, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब याद रखना वो सारी चीजें, है ना, आगे मैं अभी रिकॉल भी करवाऊंगा आपको ये। सो एनवायरमेंट यानी सॉइल, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वहां से आप देखिए चीजें लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं, तो इधर हमने सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम दिखाया। सो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। एपिडर्मल सेल में चीजें आ गई, एपिडर्मल सेल उन्हें आगे पास ऑन करते जाएंगे, एपिडर्मल सेल खुद में तो स्टोर करके नहीं रखेंगे, है ना, एपिडर्मल सेल ने आगे दे देनी है चीजें, वो कहां जाएंगी वो भी हम आगे देखते हैं। चलो जी, सो ये था पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, हमने जो मिनरल्स का जिक्र किया। अब यहां पे एक रिकैप दे रहा हूं आपको कि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है उसमें हमने सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन हो किसके क्रॉस है? मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन जो है बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है,
राइट। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, कुछ चीजों को भी मेम्ब्रेन कहती है कि भाई तुम आसानी से अंदर आ सकते हो सेल में, अंदर से आसानी से बाहर जा सकते हो। जो भी चीजें लिपिड में सॉल्युबल होंगी, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, तो लिपिड्स कहेंगे जो भी चीज हमें सॉल्युबल है भैया तुम आ जाओ आसानी से। जिसमें हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन कई चीजों के लिए वो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है नहीं, मैं तुम्हें आसानी से अंदर नहीं आने दूंगी, तुम्हें कुछ खास तरह के प्रोटीन चैनल्स को इस्तेमाल करना होगा। राइट, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स होंगे जो चैनल का काम करेंगे, तुम उसी के जरिए आ सकते हो। ठीक है, जिसमें हमने पोर्स पढ़े थे, प्रोटीन चैनल्स, गेटेड चैनल्स पढ़े थे पिछले सेशंस में। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया भाई, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में खास तरह के प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं चीजों का आदान प्रदान। ठीक है जी। अब एक चीज और देखिए, यहां पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है रूट्स में। एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे, यहां से शुरू कर रहे हैं हम एनवायरमेंट से। ये वाला मान लीजिए हमने दिखा दिया कोई एक पर्टिकुलर तरह का मिनरल, ओके, तो हमने यहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम दिखाई है, ये लेवल देख लीजिए कम है। सो कम लेवल से हम उसे हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जब कोई चीज अपनी कम कंसंट्रेशन से अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो वह कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एनवायरमेंट में जो है, मान लो सॉइल जो है वहां सोल्यूट कम है, वहां से उठा के एपिडर्मल सेल में डाला गया जहां पे ऑलरेडी ज्यादा थी। ठीक है, तो कम से ज्यादा की तरफ गया तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो दोनों तरह का हो रहा है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में पैसिव वाला भी हो रहा है और कुछ चीजों के लिए एक्टिव वाला ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए फिर से ये चीज। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो धक्का लगाना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसके लिए अलग अलग तरह के पंप्स होते हैं, हमने सोडियम पोटेशियम पंप का भी जिक्र किया था। जैसे आपको यहाँ पे लोअर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, लोअर टू हायर मूव किया जा रहा है, तो इस तरह के जो प्रोटॉन पंप्स हैं ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, राइट। एक बार फिर से देख लेंगे ये चीज। कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हमने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। अब आप एक चीज और रिलेट करेंगे यहां पे, ये देखिए, ये साई डब्ल्यू क्या दिखाया गया है रेड कलर से, जो है वाटर पोटेंशियल। समझना इस बात को, किस प्रकार से वाटर पोटेंशियल में भी अंतर आ जाएगा जब आपने सॉल्यूट उठा के डाल दिए। सादी भाषा में याद रखिए, जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फ्री एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से घूम फिर सकते हैं, पूरी तरह से ताकत में है वो। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जब उसमें मिला दिए गए, उन्होंने हिंड्रेंस पैदा कर दी, रुकावट पैदा करी वाटर की फ्री एनर्जी में, तो सॉल्यूट डाल देने से पानी का पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जब सॉल्यूट ज्यादा हो रहे हैं, आप देखिएगा आगे, इसका मतलब है पानी का पोटेंशियल डाउन हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन साई डब्ल्यू। लेट मी रिपीट इट अगेन, हमने एक्टिवली एनवायरमेंट से उठा करके एपिडर्मल सेल में दिखाया है कि सॉल्यूट का लेवल बढ़ रहा है। सॉल्यूट का लेवल बढ़ गया तो पानी का पोटेंशियल कम हो गया, कहां पे, एपिडर्मल सेल में कम हो गया। ठीक है जी, कंपैरेटिवली अब जो बाहर वाली सिचुएशन में। ठीक है, सो पानी अपने आप अंदर एंटर कर जाएगा, यही तो था ऑस्मोसिस जो हमने पढ़ा था, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स इट्स लोअर पोटेंशियल। सिंपल। ठीक है जी, राइट, क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ देख लीजिए वही बात दिखाई गई है, यहां पानी का पोटेंशियल ज्यादा, तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के जरिए पानी जो है एपिडर्मल सेल में चला गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था सॉल्यूट्स और पानी इंटर रिलेटेड रहेंगी चीजें। ठीक है, सॉल्यूट लेवल बढ़ा, वाटर पोटेंशियल कम हुआ, जिधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है वहां से पानी अपने कम की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, राइट, इज इट क्लियर? ऑस्मोसिस क्लियर हो गया यहां भी? चलो जी आगे बढ़ते हैं ना। एपिडर्मल सेल तक तो चीजें पहुंचा दी, रूट हेयर से एपिडर्मल सेल तक चीजें पहुंच गईं। अब इससे आगे कहां जाना है? आगे भी तो पहुंचाना है ना, मकसद सिर्फ एपिडर्मल सेल तक रहने का तो नहीं था। अब एपिडर्मिस के नीचे हम देखेंगे कॉर्टेक्स है भाई, एंडोडर्मिस है, उसके बाद और लेयर्स आएंगी, फिर फाइनली जाइलम तक कैसे पहुंचे, सवाल ये है। सो अराइव्ड एट एपिडर्मल सेल्स, वेयर to next, where it will be going next. Now
उसके लिए एक बार जरा ये ट्रांसवर्स सेक्शन याद कर लीजिए। एनाटॉमी पढ़ते समय हमने ये सेक्शंस पढ़े थे, टीएस मोनोकॉट स्टेम, टीएस डाइकॉट स्टेम, टीएस मोनोकॉट रूट, टीएस डाइकॉट रूट, ये सारी चीजें पढ़ी थी। सो अब आप देखिए कि रूट आपके सामने है, मैं अलग अलग पार्ट्स आपको रिमाइंड करा देता हूं। ये रहा रूट हेयर, उसके नीचे एपिडर्मिस, उसके नीचे ये कॉर्टेक्स ना। रूट हेयर से आपने चीजें एब्जॉर्ब